26 जुलाई 1999 का दिन कोई भी नहीं भूल सकता। आज के दिन की अगर बात की जाए तो 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज ही के दिन जो भारतीय फौज है उसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और जो कारगिल है वो जो जंग थी करीबन 60 दिन तक चली थी, उस जंग को जीतकर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा था। हम पहुंचे हैं अभी एक ऐसे ही योद्धा के घर, सतबीर राणा, जो कि करगिल युद्ध का हीरो माना जाता है और उसको काफ़ी गोलियां लगी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुश्मन को नाक से चने चबवा दिए थे और फिर भी वहां पर जीत का जो परचम है वो लहराया था। घर पर पहुंच चुके देख सकते हैं सतबीर राणा का घर, और यहाँ अगर बात की जाए तो सतबीर राणा को हम ये कहेंगे कि सरकार की तरफ से जब कोई भी योद्धा लड़ता है, जीतता है, तो उसके बाद उसको सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि मिलती है। क्योंकि सतबीर राणा की अगर बात की जाए तो सतबीर राणा को काफ़ी गोलियां लगी थी और उसके बाद वो सेना में काम करने लायक नहीं रहे थे। उसके बाद सरकार की तरफ से इनको करीबन 1 एकड़ ज़मीन और कुछ पैसा इनको मिला था। लेकिन बात की जाए तो नेताओं की मिली भगत से वो जो पैसा था वो सतबीर राणा ने अपनी 1 एकड़ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए लगा दिया था, लेकिन पैसा भी गया और सरकार की तरफ से मिली हुई 1 एकड़ जमीन भी गई। जी हाँ, बिल्कुल, सतबीर राणा को जो जमीन मिली थी वो भी कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गई और सतबीर राणा आज की अगर बात की जाए तो काफी करीबन पिछले 20 सालों से लगातार दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि वो जो जमीन है वो मिल जाए। भला हमारे देश के ऐसे योद्धाओं के साथ ऐसा किया जाएगा तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। सतबीर राणा से बात करेंगे। सतबीर राणा जी हमारे साथ में आ चुके हैं। सतबीर राणा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और सैल्यूट है। आज के दिन की अगर बात की जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप लोगों ने 60 दिन की जो लड़ाई है वो लड़ी थी और भूखे प्यासे आप वहाँ पर ठंड के अंदर, जो कि द्रास की अगर बात की जाए तो द्रास में जो टेम्परेचर है वो -50+ तक चला जाता है। तो ऐसे में आप लोगों ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी और उस दुश्मन को हराया था जो ऊपर बैठा हुआ था, और आप नीचे से आपने 24 घंटे में ऊपर चढ़ाई की और उसको जो उसके दांत है वो खट्टे किए थे। हाँ जी, हाँ। क्या है जी, एक सैनिक का देश के प्रति ये भाव जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर सिखाया जाता है, और एक देश के लिए जज्बा हमारे अंदर ही नहीं, ये सिविलियनों के अंदर भी पैदा हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा, जो सबसे अच्छा कर्तव्य है वो यही बताया गया है कि देश की रक्षा। सतबीर जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या पूरा जो लड़ाई की अगर बात की जाए तो कैसे आपने लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सतबीर राणा जी को, जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया, सतबीर राणा को सरकार की तरफ से करीबन 4.5 लाख रुपए मिला था, जो कि 1 एकड़ जमीन थी, वो बंजर जमीन थी, उसको उपजाऊ बनाने के लिए सतबीर राणा ने एक उम्मीद से पैसा लगाया था कि कल को जो उसका परिवार है वो इस जमीन से जो भी अनाज उगेगा उससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन वो जमीन भी गई। उसके बाद लगातार सरकारी दफ्तरों के जो सतबीर राणा है चक्कर लगा रहे, लेकिन वो जमीन भी गई, पैसा भी गया। उसके बाद एक योद्धा ने जूस की दुकान खोली, लोगों के झूठे बर्तन मांजे और उससे जो पैसा आता था उस पैसे से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सभी जो व्यवसाय है या जो भी रोजगार है उनको काफ़ी इफेक्ट किया है। तो ऐसे में कोरोना ने सतबीर राणा की जो जूस की दुकान थी वो भी कहीं ना कहीं वो उसकी भेंट चढ़ी है। और ऐसे में सतबीर राणा का अगर परिवार की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक पेंशन से इनका परिवार चल रहा है। और उम्मीद आज भी, क्योंकि देख सकते हैं, हम पहले ही दिखाएंगे, पैर के अंदर ये गोलियों के निशान है, अपने आप में काफ़ी एक हम ये कहेंगे कि रूह को जो शन कर देने वाली तस्वीर है कि ऐसे योद्धा जिनका जज्बा आज भी, पहले देश के लिए लड़े, अब अपनी जमीन के लिए लड़ रहे। लड़ तो पहले भी जमीन के लिए लड़ रहे थे क्योंकि वो हमारी भारत माता थी, और अपनी जो किसान की जो जमीन है अब उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ गई है और बेचारे जो हमारे योद्धा है वो आज एक दूसरे दफ्तर से जो फाइलों के बीच में या दफ्तरों के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिसा रहे हैं। लेकिन उन नेताओं को शर्म तक नहीं आ रही जिन्होंने ऐसे योद्धाओं के
जो जमीन मिली थी उसको भी हथियाने में कसर नहीं छोड़ी। सतवीर जी, ये बताइए, 60 दिन का समय कम नहीं होता। आप लोगों ने पूरा का पूरा, काफी ऐसे शुरवीर थे जिन्होंने शहादत दी है जी। और आपने भी काफी गोली अपने ऊपर झेली है। कैसे क्या लड़ाई लड़ी और कैसे आपने पूरा का पूरा किया? देखो जी, इस लड़ाई को पूरी दुनिया में नंबर 1 मिला है। इससे भयंकर लड़ाई आज से पहले ना तो हुई और ना आगे उम्मीद है, क्योंकि भारतीय सेना को नुकसान तो उठाना पड़ा, लेकिन जो जितनी तंग जगह थी, पहाड़ी एरिया था, वो विश्व की सबसे पहली लड़ाई घोषित की गई है। और उसी उसी उन्हीं पहाड़ियों पे दुश्मन हमारे बैंकरों में, क्योंकि जो वहाँ बर्फ पड़ जाती है उस समय संधि है कि भाई आप 6 महीने पीछे, शिमला समझौता के तहत। हाँ जी। हाँ, लेकिन वो हमारे बैंकरों में बैठ करके और लगभग 2 साल से कंटिन्यू, क्योंकि वहाँ किसी कमांडर की भी मिली भगत थी और उनकी वजह से सेना ऊपर नहीं गई और उन्होंने 2 साल लगातार उसमें कब्जा। बिल्कुल सतवीर राणा जी, जैसे कि सबसे पहले वहां पर एक महिला थी जिन्होंने ये पूरी की पूरी जो पूरा वाक्य अपने पति को बताया था कि वहाँ दूसरी जब वो महिला अपनी बकरियां चराने के लिए गई थी, उसके जो हस्बैंड है वो भी आर्मी में जॉब करते थे, तो वो महिला जो थी उसने आकर अपने जो पति है उनको बताया था कि जो आपकी पोस्ट थी उनके ऊपर दूसरा जो दाढ़ी वाले, दूसरी ड्रेस वाले अभी लोग आ चुके हैं, वो हमारी जो फोर्स है उसके जवान तो लग नहीं रहे। तब जाकर एक पार्टी भेजी गई थी जो वापस नहीं आई थी चेक करने के लिए। उसके जो महिला, हालांकि वो भी उस पूरे का पूरा, जब ये द्रास की जो लड़ाई हुई थी, कारगिल लड़ाई थी, उसमें हालांकि वो भी शहीद हुई थी। उसके बाद उसको भी मरने के उपरांत उसका जो हस्बैंड है वो रिटायर होने के बाद उनको फिर से जॉब दी गई है। तो ऐसे जो हमारे देश के अंदर जो योद्धा है वो, उनका हम किसी प्रकार भी हम ये कह सकते हैं उनकी शहादत को नहीं भूल सकते। लेकिन आप लोगों के साथ जो ये अब चल रहा है कि आप लोगों की जो जमीन थी वो भी छीन ली, आप ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं, तो लगता नहीं कि शर्म की बात है? जी, बहुत शर्म की बात है, लेकिन हमें अब खुद कहते कहते शर्म आने लगी। दफ्तरों में भी जो अधिकारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, ये इतने बेशर्म लोग हैं, अपने काम बीच में बता देंगे, अपनी सिफारिश रिश्वत बता देंगे, लेकिन किसी का काम करके नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा देशभक्त हो, चाहे कोई गरीब हो। अब क्या बता रहे हैं जमीन का, और क्या बता रहे हैं अभी? वो कुछ नहीं, अब तो बिल्कुल फाइनल जवाब दे दिया कि हमने इसके कागज जला दिए और हमने किसी और का प्रस्ताव बना दिया, इसमें किसी और को दी जाएगी ये जमीन। मेरे को तो बिल्कुल ही उस चीज से एक तरीके से बेदखल कर दिया। ये राजनीति, आप जैसे लोगों के साथ राजनीति की जा रही है, तो ये शर्म की बात नहीं है कि वो लोग जो अपना घर परिवार छोड़कर पूरा सेना में अपना पूरा बॉर्डर के ऊपर अपने परिवार को भूलकर अपने देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं और उनके साथ फिर ऐसा किया जाता है? देखो जी, मैं आपको एक बहुत पॉइंट की बात बताऊंगा। सेना की वजह से देश चारों तरफ से बहुत सुरक्षित है। पहले देश को डराया जाता था, आज जो राज आरक्षा है उससे दुनिया के जितने भी जो देश थे जो टॉप, इंडिया से टॉप बोले जाते थे, वे आज सब भयभीत हैं भारत से। लेकिन भारत में 20% से ज़्यादा गद्दार और देश को तोड़ने वाले लोग हैं, और वो ही हमारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं। एक सैनिक जो देश के लिए लड़ता है, मरता है, अपंग हो जाता है, तो उसमें पूरे देश को जो है उसकी सहायता करनी चाहिए। नहीं करनी तो मत करो। हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, ना भीख मांगते, जैसे हैं वैसे कमा के खा लेंगे, किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खुद दे करके जब एक सैनिक का अपमान किया है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। तो ये सब तो दिया क्यों था, और दिया था तो फिर छीना क्यों है? क्योंकि आपने कोई भीख नहीं मांगी थी, आपने जो देश के लिए किया था उसके बदले में तो ये हम ये कहेंगे ये कोई चीज थी नहीं जिसका मोल लगाया जा सकता। इसका कोई वैल्यू भी नहीं थी, ना हमें इसके बारे में जानकारी थी कि भाई आप लड़ाई लड़ोगे, आपको गोली लग जाएंगी, आप घायल हो जाओगे, आपको ये सुविधा दी जाएंगी। हमें पता था भाई बच्चे को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ मुआवजा बढ़ा कर दे देगी सरकार। लेकिन जो ये साइडों में लोगों ने अपनी अपनी राजनीति करने के लिए ये काम किया है, मेरे को बुलाया हर जगह पर है, अभी आप समझ गए होंगे। बिल्कुल, किसी भी पार्टी ने नहीं छोड़ा मेरे को, मेरे घर तक आए हैं, लेकिन सबको कुछ ना कुछ लालच चाहिए। और
अपना नाम चाहिए, अपने लिए प्रचार। सतबीर जी, घर की अगर बात की जाए तो परिवार काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में कैसे गुजर बसर चलता है आपका? आप एक योद्धा हैं और हमारे देश को गर्व होना चाहिए कि आप जैसे जो लोग, आप जैसे योद्धा है, आज भी हमारे देश के लिए इतना जज्बा है कि आज भी अगर आज ज़रूरत पड़े तो आज भी तैयार है आप लड़ाई पर जाने के लिए। बिल्कुल जी, वो आर्मी में ट्रेनिंग इस किस्म की होती है, जो ईमानदारी से ट्रेनिंग लेता है ना उसको एक्सेप्ट करता है। उसका जुनून तो मरते दम तक जाता नहीं। वो टेक्निक, वो सब कुछ उसके दिमाग में कौनती रहती। भले ही हाथ पैर काम करना बंद कर दो, लेकिन जो मन और दिल में है ना, वो चीज़ बाहर नहीं निकल सकती। काफ़ी मोटी फाइल हो चुकी है और करीबन 20 साल से जो सतबीर राणा है वो लड़ाई लड़ रहे हैं और सिर्फ भेंट चढ़े हैं तो ऐसे लालची नेताओं की, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे जो योद्धा है जिन्होंने हमारे और हमारे देश के लिए अपने सीने पर गोली खाई है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि कम से कम अब तो शर्म करो। 20 साल हो चुके हैं कि ऐसे जो योद्धा है उनके लिए कुछ ना कुछ तो रहम करो। राजनीति छोड़कर कम से कम ऐसे योद्धा का सम्मान करो, ताकि आने वाले समय में, हालांकि जैसे सतबीर राणा जी ने बताया कि आज वो समय है जो हमारी जो इंडिया की फोर्स है उसे सभी देश कांपते हैं, थर्राते हैं, क्योंकि हमारे जो देश की आर्मी है उसको ट्रेनिंग इस प्रकार से दी जाती है कि भूखे प्यासे कई कई दिन तक वो लड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में एक जवान हारता है तो कहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति के सामने हार जाता है। और ऐसे नेताओं की गंदी राजनीति के सामने हारता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो क्या लगता है कि जैसा कि अभी सतबीर राणा जी ने बताया, जो फाइलें चल रही थी, लगातार चप्पलें घिसा चुके हैं, लगातार एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में 20 सालों से लगातार चक्कर काट रहे हैं और अब इनको जवाब मिला है, तो ये मिला है कि आपके नाम कोई ज़मीन थी ही नहीं। अगर वो ज़मीन थी नहीं तो फिर 4.5 लाख रुपए जो इनको मिला था वो कहाँ लगाया? अगर वो ज़मीन इनके पास नहीं थी तो ये फाइलें कहाँ से आ गई? कहाँ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनको फाइलें दी है, अप्रूवल दिया, बाकायदा आकर और ज़मीन के ऊपर मार्किंग की गई है कि ये ज़मीन आपके नाम दी गई है, फिर वो ज़मीन कहाँ गायब हो गई? ये सर पॉलिटिक्स में गायब हो गई। ये गांव में ही ऐसे परिवार था जिसका राजनीति में बहुत लंबा हाथ था, और उन्होंने नहीं चाहा कि बीच को ये जमीन मिले, क्योंकि ये जमीन जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी थी और दिल्ली में थी कांग्रेस सरकार। ऊपर से सब कार्रवाइयाँ की, मेरे पास सभी मंत्रियों की चिट्ठी, लेटर, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जब दिल्ली सरकार के पास लेटर आया कि भाई आप इसको ज़मीन वगैरह उपलब्ध कराओ, इसको हम पेट्रोल पंप सैंक्शन करें, तो उन्होंने मेरे से पेट्रोल पंप को छीनने की कोशिश की। एक एफिडेविट लिख दिया कि भाई इसके ऊपर साइन करो, और आप तो एक फौजी हो, आपसे क्या पेट्रोल पंप चलेगा, इसको बेच दे, तेरे को कुछ पैसे मिल जाएंगे। और इस चक्कर में मेरी ज़मीन भी ख़त्म और पेट्रोल पंप भी खत्म। जूस की दुकान चलाई आपने, झूठे बर्तन लोगों के साफ किए है, ताकि आपका, क्योंकि अगर बात की जाए फौजी की, तो फौजी मरते दम तक अपने हथियार नहीं डालता। आप लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें देखी होगी कि एक फौजी का जो युद्ध के दौरान मौत हो जाती है, लेकिन जो हथियार है वो उसकी उंगली है ट्रिगर पर ही रहती है, हथियार को नहीं छोड़ते। तो वही बात है कि एक फौजी मर जाता है लेकिन अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटता। और आज भी जो सतबीर राणा है 20 सालों से लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लालची लोगों के सामने कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हारने पर मजबूर हो चुके हैं और झूठे बर्तन तक सतबीर राणा ने उठाए। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए और हमारे देश के लिए कि वो जो सोल्जर है जिन्होंने काफ़ी गोलियां अपने बदन पर खाई, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। ये लोग रात में जगते हैं तो हम लोग सुरक्षित सोते हैं। सतबीर राणा, दुकान थी आपकी जूस की, अब बंद हो गई है, कोरोना की भेंट चढ़ गई है, बिल्कुल। अब कैसे चलता है परिवार का गुजर बसर? बस जी, अब ऐसे ही हर चीज आधी आधी कर दी। दूध है, सब्जियां हैं, सब चीज आधी आधी कर दी। मतलब कि जो घर का जो राशन था सब आधा कर कटौती की गई है। हाँ, उसमें कटौती की गई है। लगता नहीं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं कि उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं,
उनको भी चाहिए, और आपके आस पड़ोस में कुछ लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं पीते हैं, तो आपके बच्चों को भी कहीं ना कहीं रहता होगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जी, इच्छाएं इनकी भी बहुत है, लेकिन एक मेरे जैसा सैनिक तो पूरी कर नहीं सकता। इनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती है। मेरा लड़का ओवरवेट है, ये एक 12 पहिया की साइकिल मांगता है। तो इस प्रकार से इनकी ये जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं ना, ये भी पूरी नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि जो आपके बच्चे हैं उनका भी कहीं ना कहीं आप उनके जो जेब खर्च है या उनकी जो भी उम्मीदें हैं उनको भी, वो भी कहीं ना कहीं मरती जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये आगे जाकर सोचेंगे कि हम भी देश में की नहीं जो नहीं, आर्मी में जाएंगे? जो मेरे जैसे युद्ध के घायल सैनिक के बच्चे हैं ना, वे हमेशा सब बच्चों से पिछड़ जाते हैं। वे खेल कूद में भी, पढ़ाई लिखाई में भी, कोई चीज़ हासिल करने में भी, हर जगह पिछड़ जाते हैं। क्योंकि वो अब हमारे जैसों का देखेगा, हमारी मदद करेगा, तो वो खेल भी नहीं पाएगा, पढ़ भी नहीं पाएगा, और अपना एक ध्यान से, एक मन से काम भी नहीं कर पाएगा। वो हमेशा पीछे रहता है, ये मैंने महसूस किया। तो सबसे पहले मेरे जैसे जो सैनिक हैं, उनके एक बच्चे को सरकार ने नौकरी देनी चाहिए, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, जिस हिसाब से वो। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा झंडा लगाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। एक दिन कोई हाथ में तिरंगा लेकर रोड के ऊपर घूमने से या कोई मार्च निकालने से देशभक्त नहीं होता, बल्कि देशभक्त वो होता है जो ऐसे लोगों की मदद करता है। देशभक्त वो है जो जिनके दिल में देशभक्ति है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो सतबीर राणा जैसे जो लोग हैं वो इस हम ये कहेंगे ऐसी कगार पर पहुंच गए कि वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं कि वो जाकर आगे से आर्मी में आए, क्योंकि एक आर्मी मैन का जो, एक सोल्जर्स का जो दिल और दिमाग होता है वो सदा अपने और अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। लेकिन वो हारता है तो एक गंदी राजनीति के सामने हार जाता है, घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। फिर उसके बाद वो नहीं चाहेगा कि जो उनके साथ हुआ वो उसके परिवार के साथ या उसके बच्चों के साथ हो। ऐसे जो सोल्जर्स है, हम ये कहेंगे कि आप लोगों ने इतना कुछ किया, आप फिर भी चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं देश के काम करें। लेकिन ऐसा है तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते आर्मी में? ये तो जी, नेता के बच्चे तो नेता बन जाते हैं और बनने की इच्छा रखते हैं, इसलिए वो कहाँ इतनी, कि फौज में दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और आदमी का जी जलता है जब फौज में नौकरी, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, अभ्यास करता है, दिन रात ड्यूटी देता है, अकेला रहता है, तो उसको जो है एक, ये समझ लो जैसे आग में से निकल गया हो। इन नेताओं के बच्चों के बस का थोड़ा है फौज में नौकरी करना। नहीं। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? मैं सरकार से सिर्फ अपने लिए नहीं, जो मेरे जैसे सैनिक है ना जितने भी देश में, उनको हर वो सुविधा मिलनी चाहिए कि अपने बच्चों को और इज्जत से अपना वो गुजारा कर सके। उसकी ये कंडीशन करनी चाहिए। एक आदमी को तो दे देते हैं पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, चलो वो अपनी अपनी अलग अलग स्टेटों के सरकार का मैटर है, लेकिन मैं दिल्ली राजधानी का होते हुए भी मेरे को किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, न तो दूसरी कोई ऐसी नौकरी कि मैं आराम से बैठ कर लूँ, और ना ही कोई इतना बड़ा फंड मिला कुछ? फंड वगैरह मिला। और अब बच्चे की नौकरी है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, हमने उन तक थोड़ी सी बात पहुंचाई है, अगर वो समझेंगे तो इस लड़के को नौकरी जरूर दें। क्या लगता है कि आपकी जो लड़ाई है ये दम तोड़ चुकी है या चलती रहेगी? जी, हमारी तरफ से तो दम ही तोड़ चुकी है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में थे तो सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद सब बेड पर चले गए, लेकिन अब हम उनके पास जाते हैं तो वो जो मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं, फिर कोई काम नहीं करते। फोटो खिंचवाने थे ना तब? हाँ, इसीलिए आए थे फोटो के लिए। हाँ। फोटो के लिए, बाकी किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त मदद नहीं, कोई ऐसा सहयोग नहीं। अब भाई हाँ, ये गर्व महसूस हो कि भाई हम लड़ाई लड़काए थे, हमें ये चीज़ मिली हुई है, ना, ऐसा कुछ नहीं है।
ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल है, पब्लिक को बरगला देना, उनको दिमाग में कुछ ठूस देना। लेकिन ये आपके सामने ये मेरे घर की कंडीशन है। लगता नहीं कई बार कि मन में ऐसा आता है कि मैं अगर आर्मी में नहीं होता तो आज आप भी स्वस्थ होते, कई बार दिन में। लेकिन एक फौजी का जो दिल और दिमाग इस तरह से तैयार किया जाता, वो चाहकर भी ये चीज नहीं सोच पाता, लेकिन अकेले में तो कहीं ना कहीं कई बार नहीं आती नहीं है। नहीं नहीं जी, ये तो सोच में आती ही नहीं। ये तो सेना और सैनिकपन जो है ना, ये तो बिल्कुल जीवन में रोम रोम में समा गया। ये तो नहीं निकलेगा। और किसी नहीं। कितनी गोलियां लगी थी आपको? गोलियां तो मेरे को, मैंने ये जी 3-4 गोलियां लगी हैं। हाँ। बाकी तो पूरे शरीर में छेद हो गए थे। कोई जैसे अंगूठे की ये नस है, ये दबाने वाली, ये कट गई, एक छोटी उंगली कट गई। तो छींटे तो जो पत्थर में लग लग करके पूरे शरीर में लगे। कैसे कैसे क्या हुआ था आपको जब गोलियां लगी ये थी? था जी के तोलोलिंग पहाड़, आपने नाम सुना होगा जी। उसके ऊपर हमारी 9 आदमियों की टीम थी। उसमें सबसे आगे वाला मैं था। और दुश्मन जो है इस पोजीशन में बैठा हुआ था कि बैंकर से बाहर था वो, क्योंकि जो हमारी बड़ी गन लगी हुई थी वो उसको टारगेट को हिट कर सकती थी। जिस जो बैंकर था वो बैंकरों को छोड़कर बड़े बड़े पत्थर लगा करके एक संगत टाइप बना करके ऐसे ग्रुप में बैठे हुए थे। एक भाई पत्थर बम आएगा तो चारों तरफ से बचाव भी रहेगा, और बैंकर पे आएगा तो बैंकर फट जाएगा, हमारी जान बच जाएगी। मैं सबसे आगे वाला जवान था। जैसे ही मैंने देखा अपना, वहीं पर पोजीशन लेकर पूरी सेक्शन को बता दिया कि भाई आगे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम थोड़ा नीचे थे और वो ऊपर थे। ऊपर से नीचे नहीं दिखाई देगा, नीचे से ऊपर दिखाई दे जाएगा। तो वो उसमें छोटी छोटी हरकत भी कर रहे थे, क्योंकि गाइड मैं था, मैंने पूरी रिपोर्ट पीछे तक पहुंचानी थी। हम 9 आदमी थे। तो फिर धीरे 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 हम इतने बढ़ गए कि उनको पता ही नहीं चला कि भाई ये अब तुम्हारे पैरों में आ गए। बिल्कुल मेरा और उनका 15 मीटर का डिस्टेंस था। और पीछे जो थे सिर्फ 2 ही आदमी गए, एक सैनिक था, वो उसकी बात में बताऊंगा। तो 2 और मेरे बराबर में आ गए, और वहीं से हथगोले और गोलियों से फायरिंग शुरू हो गई। उन तीनों को मार करके तब जो है तोलोलिंग पहाड़ जीता गया था। आपने जीता था? जी बिल्कुल। और हमारे से पहले उस पहाड़ पर 4 ट्रूप्स भारतीय सेना के, एक एयरफोर्स का जाकर ट्राई कर चुका था, लेकिन वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ था। ये हमारी 2 राजरीफ की जो टीम थी, उसने सबसे पहली भारत को विजय दिलाई थी। पहली विजय आपकी तरफ पहली से? विजय हमारी थी। 2 राजपुताना राइफल्स और चार्ली कंपनी। तो 9 में से कितने शहीद हुए थे? शहादत कितनों को मिली? 9 के बाद में तो जैसे जैसे हम उनको की तरफ बढ़ते जा रहे थे, उनको कवर कर करके मार रहे थे, तो पीछे से दूसरी और 9 की टीम थी आपकी? हाँ। तो 20 मिनट का उसका हमारा गैप था, क्योंकि मान लो हम खत्म हो जाते हैं तो जो पीछे वाले हैं ना, एकदम उनके ऊपर काउंटर अटैक करे, फिर उनके पीछे और आ रही है, क्योंकि अगर उनको सांस लेने दिया तो वो फिर से रेडी हो जाएंगे। तो ऐसे हमने बना रखा था, क्योंकि उससे पहले हम 4 ट्राई कर चुके थे उस पहाड़ पे, लेकिन जीत नहीं मिली थी। मार खा रहे थे, हमारे बड़े बड़े अफसरों की, जवानों की डेड बॉडियां वहीं पर पड़ी हुई थी। वे हमारे बाद में ही निकाली गई है। वे तो डेड बॉडियां 4। तो आपके 9 में से कितने लोग इंजर्ड हुए? 9 में से 7 इंजर्ड हुए? हाँ, 2 बचे। एक तो हमारा हवलदार, उसकी कुछ ड्यूटी भी कम होती है। एक हवलदार बचा था और एक अफसर था, बाकी सब 7 तो जो हमारी दूसरी टीम थी, जो मैं अभी बता। आप जब वो वाकया याद करते हो, दोहराते हो, तो क्या चलता मन में? मन में वही सीन आ जाता है जी, बिल्कुल जैसे वहीं पर हो। तब भी जैसे विजय दिवस है, आज विजय दिवस मनाया जा रहा है, हर 26 जून को जुलाई को मनाया जाता है। काफ़ी जो शहीद हुए उनके परिवार वाले पहुंचते हैं वहाँ पर। आपके पास भी कोई मैसेज आता है? हाँ, आते हैं जी, लोग भी आते हैं मिलने के लिए, कोई गिफ्ट भी दे जाते हैं और हौसला बढ़ा कर जाते हैं। और फ़ोन पे तो काफ़ी कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है जी।
उस समय कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है, जी हाँ। लेकिन हारते हैं तो सिर्फ गंदी राजनीति के सामने। गंदी राजनीति से जी, गंदी राजनीति और अफवाहें जो फैलाते हैं ना, उनसे उनसे बस, बाकी तो किसी चीज से कुछ शिकायत नहीं है। कितने दिन में जीती गई थी आपकी तरफ से तोलोलिंग हिल? टोलोलिंग पर तो जी हमने उस पर लग तो गए थे महीने से ज्यादा, क्योंकि पहले 4 ट्रुप्स ट्राई कर चुके थे, वो रास्ता नहीं बनने दे रहे थे। लेकिन जब हमारी टीम गई, अलग प्लान बनाकर, हमने पहले 11 दिन वैसे ही पहाड़ पर ड्राई रिहर्सल की थी, वैसे ही हथगोले गोलियां सब कुछ चला करके हमने बिल्कुल हम ऐसे हो गए थे आंख मीच करके लड़ाई लड़ जाए। 11 दिन तक हमने पहले पहाड़ पर ऐसे ट्रेनिंग की थी। उसके बाद हम उस पहाड़ पर चढ़े थे। हम 11 जून को चले थे पहाड़ पर और 12 जून को चढ़ते रहे। 13 जून की सुबह हमने वो 4:30 बजे घोषणा कर दी। रात में भी चले आप? हो, रात पे जी, बिल्कुल रात भर। उस समय क्या बच्चों की याद आती थी कि क्या पता हम वापस जाएंगे, क्योंकि पहले जो पार्टी आ गई थी, सर्च जी, पार्टी मैं बताऊं, पहुंची थी। रम जाता वहाँ आदमी, जब इतने आदमी बैठ करके उनको गाइड करा जाता है, बर्फिंग हो जाती है, और फिर एक दूसरे की तरफ हम देखते हैं, भाई सबके इरादे, सबकी आंखों में जोश है, तो फिर मन में दिमाग में वही मिशन छा जाता है। फिर बच्चे, बीबी, माँ बस उनसे तो यही बोलते हैं, भाई माँ बस आशीर्वाद, आज मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। तो जब तो आते, लेकिन लास्ट टाइम जब आपको पता लगा कि कारगिल में ऐसे ऐसे हालात हो गए, गर्म माहौल है, आपकी ड्यूटी लगी है, तो घर बात की आपने? नहीं जी, मैं कुछ 1 हफ्ते के लिए छुट्टी आया हुआ था। हाँ। और यहाँ से जब गया ना, मेरे को पता चल गया था कि भाई उस एरिया में लड़ाई लग रही है। हम थे श्रीनगर में, हमारी पोस्टिंग थी पहले ही ऑलरेडी। तो जैसे ही यूनिट में गया, यूनिट में जाते ही डब्लू मिल गया, कारगिल एरिया में चलो शिफ्ट हो गए, और वहाँ जाते ही ट्रेनिंग शुरू। तो फिर हमें बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे आप लोगों ने उस पहाड़ पर अटैक करना है, और इस प्रकार से जिस समय जैसा कि हम एलओसी मूवी देखते हैं, जिस समय आप लोग गए थे, क्या उस समय डेड बॉडी आ रही थी? तो क्या मन में क्या चलता था? उस समय डेड बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी सर। कोई नज़दीक थी, उसके पैर में रस्सा बांध के खींच लिया, कोई ग्रिप बना के फेंक दिया, कोई डंगी बना करके खींच लिया, वो तक ठीक था। लेकिन जो ग्राउंड में, जो लड़ाई के मैदान में पड़ी थी ना, वो डेड बॉडियां कई कई दिन से पड़ी थी, क्योंकि सामने दुश्मन उठाने वाला भी इंजर्ड हो सकता था जी। और फिर उन्होंने उन जितनी भी डेड बॉडी बची हुई थी, उन सब के नीचे आईडी लगा दिया था उन्होंने। हाँ, अब डेड बॉडी उठाएंगे ये, और 4 आदमी वहीं पर हाथ पैर कट के वहीं गिर जाएंगे। तो ऐसा भी बहुत नुकसान हुआ वहाँ पर। काफ़ी बॉडीज के साथ भी ऐसा सुनने में आया था कि काफ़ी बॉडियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, उनके अंग भंग कर दिया गया था उनको। वो तो जो आप बोल रहे थे ना भाई, वहाँ पर एक रेकी ट्रूप्स गया था, जिसमें कैप्टन कालिया थे, उनके साथ ऐसा किया गया था। और कुछ हमारे भी जो सैनिक पकड़े गए, उनको भी वो बहुत बुरी तरह यातना देते थे। नाखून फाड़ देना, उंगली काट देना, हाथ को टुकड़े टुकड़े करके काटना। तो ये था उनका। तो मन में क्या रहता था कि अगर आप पकड़े गए, इससे अच्छा तो शहीद ही हो जाए, लेकिन जिंदा नहीं पकड़े जाए? ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचते भाई हम जिंदा पकड़े जाएं या जीत का वो रहता था बस। हाँ, कि बस मरना ये है, उनको खत्म करना, कैसे करना है। अगर उनको जो है हमने माड़ा सा भी मौका दे दिया, जरा सा भी, तो बस आंख ज्यादा देर में पटकती है, लेकिन गोली बहुत जल्दी लगती है। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए वो समय, वो सोच जो NH1 को भी पूरा टारगेट करते थे, ऊपर से दीवारें बनाई गई थी कि राहत सामग्री इन तक ना पहुंचे आर्मी तक, तो वैसे ही जो मनोबल है वो टूट जाएगा। हाँ। ये था जब हमारे बैंकरों में उन्होंने कब्जा कर लिया, उसमें जो राशन था, अपना भी उन्होंने 2 साल तक का एडवांस राशन ला के रख लिया था उनके अंदर। और उनका जो डायरेक्शन था, हमने जो पाकिस्तान की तरफ बना रखा था, उन्होंने इंडिया की तरफ खोल दिए थे वे सारे बैंकर। और उससे उन्होंने ऑब्जर्वेशन में, निशाना लगाने में, हमारे को देखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। इसलिए वे जो है कई ट्रुप्सों के साथ कामयाब हुए, लेकिन हमारे ट्रुप्स ने उनको मौत की नींद सुला दिया, और कुछ घायल थे उनको लाकर आर्मी के हवाले किया। हाँ। कितने लोगों को लेकर आए आप जिंदा? हमारे जी 3 आदमी मिले थे हमें, जो घायल और वहाँ अलग से पड़े थे। पाकिस्तान आर्मी के? पाकिस्तान आर्मी के। क्या बताया उन्होंने?
उनके हमें तो इतना नहीं जानकारी क्या बताया, लेकिन उनके पास उनके आई कार्ड थे और दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज भी हुआ है, यहाँ मेरे साथ ही इलाज हुआ था। और रेड, वो बोलते हैं ना, एक रेड वाला लाल वाला डिपार्टमेंट है ना, रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस को फिर वो सौंप दिए गए थे। फिर आगे की कार्रवाई उन्होंने की है, क्या किया। तो गर्व काफी हुआ था उस समय कि जो काफी पार्टियां पहले गई थी वो मुकाम वो हासिल नहीं कर पाए थे, वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन आपके ट्रुप ने पूरा का पूरा ये कर दिखाया था। बस यही एक, शाबाशी जरूर मिली होगी। हाँ बहुत ज्यादा जी, खुशी हुई काफी। बहुत। अफसर भी जो आर्मी के बड़े बड़े अफसर थे वे देखने आए कि भाई वे आदमी उधर क्यों मार खा गए, और ये ट्रुप्स ऐसा कौन सा ट्रुप्स था जो हॉस्पिटल में भी मिल के आए। रात में कितना टेम्परेचर हो जाता था वहाँ उस समय तो हमें गर्मी पसीना लग रहा था, हम तो सामान लेकर ऊपर चढ़ रहे थे लड़ने के लिए। हमें कितने घंटे में आपने पूरा का पूरा ये इसमें जी वहां तक जाने में 3 दिन लग गए हमारे को। पहले एक पहाड़ चढ़े, फिर एक दूसरे दिन राशन में क्या क्या लेकर चले? राशन में जी सारा सब कुछ ड्राई था, बिस्कुट और कहीं चाय बना ली, बिस्कुट और चाय बना ली, कुछ कुछ पूरियां भी थी, ये सामान था। बाकी लड़ने से पहले कुछ नहीं था। कितना किलो असला अगर बात की जाए तो कितना केजी वजन रहा होगा आपके ऊपर? वजन जी हमारे पास लगभग 8 तो हथगोले थे जी, हैंड ग्रेनेड जिसको बोलते हैं, और 200 गोलियां यहाँ पैकिंग थी, और 200 ही गोलियां अलग से 400 गोलियां थी, और राइफल था, और एक वो जो मान लो बंदूक खत्म हो जाए, गोली खत्म हो जाए तो फिर वो एक कोता बोलते हैं, उसको निकाल के फिर वो आमने सामने, जो गन के ऊपर लगाया जाता चाकू, वो एक अलग होता है। एक अलग कोता होता है जिसको दांव बोलते हैं। अगर दुश्मन जब गोली खत्म हो जाएगी तो फिर वो हाथों से ही लड़ेगा ना। लेकिन वो नौबत नहीं आई। वो नहीं आई ना, वो नौबत नहीं आई। और फिर हमने सुबह 4:30 बजे तक अपने जो हिंदुस्तान, जिस समय तिरंगा फहराया गया था उस समय क्या चल रहा था मन में? उस समय तो जी बस बता नहीं सकता मैं उन शब्दों को। जब ये सुना ये जयकारा, क्योंकि उस टाइम गोली लग गई थी, हम तो घायल थे, आधे बेसुध से आधी जानकारी थी। तीन लोग ही ठीक थे आपके ग्रुप में? हाँ, हमारे तीन ही आदमी ठीक थे जी। और बस उसके बाद तो हम लेटे लेटे बस भारत माता की जय। घायल अवस्था में लगे रहे। हाँ हाँ, फ्लैग किसने फहराया आपके ग्रुप में से? हमारे हवलदार ने। हाँ। तो उन्होंने आकर बताया कि हमने कब्जा कर लिया? हाँ, वो पता चल जाता जी, वहीं पर घोषणा हो जाती है। हम कोई इतने बड़े एरिया में थोड़ी घूमते हैं। जब दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया, देख लिया, और फिर हम अपनी पोजीशन लेंगे तो इस तरीके से लेंगे भाई हम एक दूसरे से भी कांटेक्ट कर सकें। कोई आवाज लगा के, कोई चीज फेंक करके, किसी भी प्रकार से हम, या उसके पास जा करके। रात की अगर बात की जाए तो रात में भी आप चले तो रात क्या चांदनी थी, अंधेरी रात थी, या कैसे क्या पूरा? अंधेरी भी थी जी और चांदनी भी थी। जब चांद का चांदना होता था तो बर्फ की और उसकी डबल रोशनी होती थी, रिफ्लेक्शन होकर के डबल रोशनी हो जाती थी। ऐसे लगता था, ऐसे तो यहाँ लाइटों में भी नहीं लगता। तो छिप जाते थे उस समय? नहीं, उस समय तो चमकता था सब कुछ, परछाई अलग, दो परछाई दिखती थी। लेकिन जब थोड़ा सा भी वो होता, कोई बादल या ऐसा मौसम, तो बिल्कुल एकदम बहुत गहरा अंधेरा। तब निकलते थे आप लोग? हाँ, तब निकलते थे, तब निकलते थे। 60 दिन लगे हैं पूरे के पूरे, पूरी की पूरी लड़ाई में। सारे एरिया जिसमें उसने कब्जा कर लिया था दुश्मन ने, उसको वापस ऑक्युपाई करने के लिए पूरी सेना के 60 दिन लगे हैं। 550 के आसपास जो है हमारे जवान शहीद हुए हैं, और 1350 जवान मेरे की तरह घायल हुए हैं। कुछ मेरे से कम, कुछ मेरे से ज्यादा हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी का, हाँ, तो 1350 घायल हुए हैं वहाँ पर। तो क्या और भी लोग आपकी तरह ऐसे ही जो राजनीति की भेंट चढ़े हैं?
ऐसा कोई नॉलेज में नहीं आया। मेरा मेरा बहुत आदमियों से कांटेक्ट होता है, इस प्रकार का कोई केस नहीं आया। सतबीर राणा देश की राजधानी में बैठे, उस राजधानी में बैठे जहां से राजनीति चलती है, उस राजधानी में बैठे जहां से पूरे देश की सियासत या पूरे देश का हम किस्मत लिखी जाती है। लेकिन जैसा कि सतबीर राणा ने बताया कि करीबन 1350 लोग इंजर्ड हुए थे और 1350 में से सिर्फ एक ऐसे इकलौते देश की राजधानी के योद्धा है जो कि आज दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज तक उनको 20 साल हो चुके हैं, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। जिस समय आप लड़ाई लड़कर आए थे, घायल होकर आए थे, बच्चे छोटे छोटे होंगे। जी हाँ, बहुत छोटे थे। एक लड़का तो था मेरा 5 साल का और एक था कुल 8 महीने का, ये वाला 8 महीने का जी। तो उस समय लगाने की कैसे परिवार का गुजर बसर होगा, क्योंकि 8 महीने का बच्चा क्या होता है उसको कुछ पता ही नहीं होता। नहीं देखो, उस समय इतना सोचने का समय नहीं था। उस समय तो बस कारगिल ही दिखाई देता था, क्योंकि हमने शुरू में हमने 10 जून को जो है रात में अटैक किया था और 26 जुलाई तक सिर्फ हमारा दिमाग, मन, दिल सब कुछ वहीं कारगिल में था। और उस समय ये तो पैदा अब लगता है कि कुछ हो पाएगा या हथियार डाल चुके हो आप? नहीं, हथियार नहीं डाले जी, मरते दम तक हथियार नहीं डालूंगा। और आप जैसे का सहयोग में लगा तो मेरा काम भी होगा। अभी वैकेंसी निकली हुई है और मेरे लड़के ने फार्म भर रखा है। ये वर्ल्ड लेवल के एक स्कूल में मैंने पढ़ाया, मान पब्लिक स्कूल जी। वो हमारे एक ब्रिगेडियर साहब का है, हमारे इलाके के रहने वाले थे। तो उन्होंने काफ़ी छूट, काफ़ी मदद की मेरी, किताबों से भी, पुराने बच्चों की किताबें दिला करके, फीस माफ करके इस मेरे बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाया। तो इसने फार्म भर रखा है दिल्ली सरकार में नौकरी के लिए। तो ये उम्मीद है कि भाई केजरीवाल जी करेंगे कुछ। बिल्कुल, सतबीर राणा जी का यही है, सिर्फ एक आग्रह है सरकार से और उन गंदे नेताओं से जो गंदी राजनीति की जो चाल है वो चली है और इनकी जो जमीन थी वो कहीं ना कहीं इनसे छीनने में उन्होंने अपना पूरा भरपूर योगदान दिया है। हम ये कहेंगे उन्होंने बहुत ही शाबाशी वाला काम किया है, लेकिन असल में उन्होंने शाबाशी का नहीं, उन्होंने बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति की है। और ऐसे में हम ये चाहेंगे दिल्ली सरकार से भी कि ऐसे जो योद्धा है जिनकी वजह से भारत सुरक्षित है, भारत सुरक्षित हाथों के अंदर है और हम आराम से चैन की नींद सोते हैं, तो कम से कम एक बार थोड़ी सी इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और जो इनके साथ जो आज ये दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है उनके ऊपर थोड़ा सा एक नज़र डाली जाए और जो इनकी ज़मीन छीनी गई है कुछ गंदी राजनीति के चलते वो वापस दिलाने में कहीं ना कहीं ज़रूर सरकार एक उम्मीद है कि मदद करेगी। लेकिन ये तो समय बताएगा कि क्या सरकार कोई मदद करती है या ऐसे ही सतबीर राणा एक, हम ये कहेंगे कारगिल की जो लड़ाई है वो तो जीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपनी जो जमीन की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं हार ना जाए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए P24 न्यूज़। कुणाल के साथ में राजेश खत्री, अलीपुर।